जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विथ शैलेंद्र में आपका स्वागत है। और हम जो है वो एसएससी सीएचएसएल के लिए हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी क्लास नंबर फर्स्ट रहेगी, राइट। और देखिए, इस वीडियो में हम जब इतिहास की स्टार्टिंग कर रहे हैं, हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो देखिए बेसिकली आपके जो हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स के अंदर, हिस्ट्री के अगर हम क्वेश्चंस देखें तो वो दो तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक आपको क्वेश्चन मिलेगा वर्ल्ड हिस्ट्री से, राइट, कहाँ से मिलेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री से मिलेगा। और एक जो क्वेश्चन है वो आपका इंडियन हिस्ट्री से मिलेगा। ठीक है, कहाँ से मिलेगा, इंडियन हिस्ट्री से। क्लियर है। ये दो चीज़ें आपको समझना है, वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री। ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती नहीं है, कम ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो है वो फैक्चुअल जो डेटा है वो आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, फैक्चुअल डेटा लेकर आएंगे जिसमें हम जो है वो वन लाइनर फैक्ट्स पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम्स में अब तक पूछे जा चुके हैं। और क्या क्या संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनको हम लेकर डिस्कस करेंगे। बाकी हम इंडियन हिस्ट्री को कम्प्लीटली यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। क्लियर है। तो चलिए आइए, तो आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे भारतीय इतिहास, राइट, जिसको हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। और आप देखिए, भारतीय इतिहास को हम जो है वो तीन भागों में पढ़ेंगे, राइट। कितने भागों में पढ़ेंगे, तीन भागों में। एक जो हमारा पोर्शन रहेगा वो होगा आपका एनसीएन हिस्ट्री, जिसे हम बोलते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, राइट। क्या बोलते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, राइट। इसको प्राचीन भारत का इतिहास बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड जो रहेगा वो रहेगा हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास, राइट। ये सेकेंड हो गया हमारा। एंड थर्ड अगर हम देखना चाहें तो थर्ड रहेगा हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बात आती है कि हम इन इतिहास के जो तीन पोर्शंस हैं जो कि हमको एग्जाम के अंदर पढ़ना है, कंसिडर करना है इन सारी चीज़ों को। तो इनमें इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, तो आपको याद रखना, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है एग्जाम के अंदर। तो आप इनको ज़्यादा कंसीडर करेंगे, ना कि इस पर। हालांकि हमें ध्यान तीनों तीनों पोर्शंस पर रहना है, देखना है। ठीक है, तीनों चीज़ों को पढ़ना है, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न आपकी इन दो पोर्शंस से बन जाते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा संभावना की बात करें तो आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम इनके बंटवारे की अगर बात करें कि कहाँ तक प्राचीन भारत का इतिहास हमको देखने के लिए मिलता है, कहाँ से मध्यकालीन भारत का इतिहास देखने के लिए मिलता है, और कहाँ से आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ते हैं। ठीक है, ज़्यादा पेचीदा नहीं, सिंपल सा है। जब हम सिंपली सभ्यताओं के विकास की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सभ्यताओं के विकास की बात करते हैं, राइट। और इसके अलावा हम मानव विकास की बात करते हैं, तब हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। जैसे ही भारत पर मुस्लिम आक्रमण होता है, कैसा कैसा आक्रमण होता है, भारत पर मुस्लिम आक्रमण होता है, और उसके साथ ही हम जो है वो भारत में मध्यकालीन भारत की शुरुआत मान लेते हैं। भारत पर अगर हम सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण देखें तो 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है वो भारत पर अटैक किया गया था। ठीक है। आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत हम कहाँ से मानते हैं, तो जब भारत में विदेशी कंपनियां आना स्टार्ट होती हैं, विदेशी कंपनियों के आगमन के साथ जो हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है वो हम जो है वो आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर उसको जो है वो काउंट कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर। तो चलिए देखिए, आगे की हम बात करें तो हम सबसे पहले अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं भारत के नाम के साथ, राइट। तो भारत का नामकरण कैसे हुआ हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, राइट। किस पर चर्चा कर लेते हैं, भारत का नामकरण कैसे हुआ इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपने भारत के जो है वो तीन नाम सुने होंगे। पहला नाम आपने सुना होगा भारत, ठीक है।
दूसरा हिंदुस्तान, राइट, दूसरा हिंदुस्तान, और तीसरा नाम सुना होगा आपने इंडिया, राइट। यही तीन नाम सुने हैं आपने, क्लियर। अब देखिए, जब भारत की हम बात करते हैं तो भारत जो नाम है ये नाम दो जगह से निकल के आता है। कहाँ से? महाकाव्यों से, राइट, और कहाँ से निकल कर आता है? पुराणों से। भारत को जो हम भारत वर्ष बोला करते हैं, ये शब्द कहाँ से निकल के आया? ये शब्द निकल के आया महाकाव्य और पुराणों से। इसके अलावा जो हिंदुस्तान वर्ड है ये कहाँ से निकल के आया? ये निकल के आया है मुस्लिम इतिहासकारों से। कहाँ से निकल के आया? ये मुस्लिम इतिहासकारों से ये जो वर्ड है निकल के आया है। जबकि इंडिया कहाँ से निकला है? इंडिया निकला है यूनान से, ठीक है। तो यूनानियों ने जो है वो भारत को क्या बोला है? इंडिया बोला है, क्लियर। तो इस प्रकार से भारत के नामकरण हो जाता है। भारत का क्या क्या हो जाता है? भारतवर्ष या भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, क्लियर है। चलिए आगे, हमने भारत का नाम जाना, तो भारत के इतिहास को जानने की सोर्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपकी हेडिंग क्या लिखेगी? लिखेंगे भारत के इतिहास को जानने के स्रोत, राइट। भारत के इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, हम जो भारत का इतिहास है ना साथियों, ये कहाँ कहाँ से जान सकते हैं? वो देखिए कि देखिए, भारत का इतिहास जानने का सबसे पहला जो तरीका है वो है आपका धर्म ग्रंथ, राइट। धर्म ग्रंथों से हमें भारत का इतिहास मालूम चल जाता है। सेकेंड, अगर हम बात करें साथियों, तो दूसरा जो रहेगा वो हो जाएगा आपका क्या? ऐतिहासिक ग्रंथ, राइट, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें तो विदेशी यात्रियों का विवरण। एंड फोर्थ अगर हम बात करें तो फोर्थ जो रहेंगे वो रहेंगे हमारे पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है। इस प्रकार से भारतीय इतिहास को जानने के चार सोर्स हैं। कौन से? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य, राइट। चलिए तो देखिए, हम सबसे पहले धर्म ग्रंथों की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम विदेशी यात्रियों के विवरण पे आएंगे, और फिर हम फाइनली पुरातात्विक साक्ष्यों को जो है वो डिस्कस कर लेंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले हम धर्म ग्रंथों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से धर्म ग्रंथ होते हैं, ठीक है, क्लियर। और उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में भी बात कर लेंगे, राइट। चलिए आगे देखिए जरा। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे धर्म ग्रंथ, और इनके बारे में आप लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब धर्म ग्रंथ की हम बात कर रहे हैं तो धर्म ग्रंथ के अंदर हम किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे? तो धर्म ग्रंथों के अंदर हम वेद को शामिल करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर हम उपनिषद को शामिल करेंगे, राइट। फिर इसके अंदर हम पुराणों को शामिल करेंगे, क्लियर। और इसके अंदर हम ब्राह्मण ग्रंथों को शामिल करेंगे, राइट, ब्राह्मण ग्रंथों को शामिल करेंगे। और इसके अंदर हम स्मृति ग्रंथों को शामिल करेंगे, राइट। और इसके अंदर हम आरण्यक को शामिल करेंगे, क्लियर। इसके अलावा इसके अंदर हम जो है वो धर्म सूत्रों को शामिल करेंगे। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके अंदर हम जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य को शामिल करेंगे, ठीक है। जैन साहित्य और किसको? बौद्ध साहित्य को हम इसके अंदर जो है वो शामिल करेंगे, राइट। तो इसी क्रम में इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वेदों को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, आरण्यक, धर्मसूत्र और जैन साहित्य व बौद्ध साहित्य को कंसीडर कर लेंगे, राइट, क्लियर है। तो चलिए, तो हम सबसे पहले वेदों को डिस्कस कर लेते हैं। तो आप अपनी हेडिंग लिखेंगे वेद, और इनको जो है वो लिखना
स्टार्ट करेंगे। वेदों का आपको पता है वेदों की संख्या कितनी है? 4। अब ये 4 हैं कौन कौन से, उनको जरा देख लीजिए। नंबर 1 पर आपका कौन सा रहेगा? ऋग्वेद। आपको इसी क्रम में याद रखना है जिस प्रकार से लिखे जा रहे हैं। तो नंबर 1 ऋग्वेद। नंबर 2 कौन सा रहेगा? नंबर 2 रहेगा सामवेद, राइट। और नंबर 3 कौन सा रहेगा? नंबर 3 रहेगा आपका यजुर्वेद, राइट। एंड नंबर 4 पर कौन सा रहेगा? नंबर 4 पर रहेगा अथर्ववेद, राइट। इस प्रकार से आपके 4 जो है वो वेद हैं जिनके बारे में आपको जानना है। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम ऋग्वेद को जानेंगे, राइट। सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? ऋग्वेद को डिस्कस करेंगे। फिर हम सामवेद को डिस्कस करेंगे। फिर हम यजुर्वेद को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम फाइनली अथर्ववेद को डिस्कस करेंगे, राइट। क्लियर, इतना आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप पेशेंस बनाए रखेंगे और साथ ही साथ अपनी नोटबुक के अंदर इसको नोट करते हुए चलेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले आप लिखिए ऋग्वेद। क्या लिखेंगे? ऋग्वेद लिखेंगे। और ऋग्वेद के बारे में अपनी नोटबुक के अंदर जो है वो आप लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो आप फटाफट लिखना स्टार्ट करिए। हेडिंग लिखिए आप ऋग्वेद, और ऋग्वेद के अंदर देखिए ऋग्वेद का सबसे पहला जो पॉइंट है वो आप लिखिए, सबसे प्राचीन वेद। सबसे प्राचीन वेद, ये पहली हेडिंग पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट लिखिए इसका, लिखिए संकलन करता, राइट। संकलन करता, इसके संकलन करता कौन है? महर्षि वेदव्यास, राइट। यहां पर आपको एक नोट याद रखना है। नोट क्या रखना है? कि ये वेद है, ठीक है। वेदों में एक होंगे रचयिता, एक होंगे संकलन करता। तो आप हमेशा याद रखिए वेदों की जो है वो संकलन करता होंगे, रचयिता नहीं होंगे। ये छोटा सा पॉइंट है, ये आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे हम बात करें तो आगे अगर हम बात करें तो लिखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे इसका, लिखिए नेक्स्ट थर्ड नंबर का पॉइंट लिखिए, लिखिए ऋचाओं का क्रमबद्ध संकलन, राइट। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर एक्चुअल में है क्या क्या वो आप देख लीजिए। ऋग्वेद के अंदर है क्या क्या ये आप देख लीजिए, क्लियर है। तो ऋग्वेद के अंदर आप जाएंगे तो ऋग्वेद के अंदर आपको जो है वो 1028 सूक्त मिलेंगे, ठीक है। सूक्त को हम एक्चुअल में श्लोक भी बोला करते हैं, तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि ऋग्वेद के अंदर 1028 श्लोक है। और ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं और ऋग्वेद के अंदर 10,462 जो है ऋचाएं हैं, ठीक है, क्लियर, राइट। 10,462 ऋचाएं हैं। इनमें आप देखें तो 10,462 के अंदर आप अगर देखें तो अग्नि के लिए, किसके लिए? अग्नि के लिए यहाँ पर 200 ऋचाएं हैं। और अगर आप इंद्र देवता के लिए देखिए तो इंद्र देवता के लिए यहाँ पर 250 ऋचाओं 250 ऋचाएं जो है वो देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है, क्लियर। या आप यूं बोल लीजिए कि 10,462 ऋचाओं में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएं समर्पित है? तो 200 है। और इंद्र के लिए कितनी है? 250, क्लियर। यहाँ पर एक चीज याद रखना है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, पाठकर्ता। पाठकर्ता कौन है इनके? इनके पाठकर्ता जो है वो होते हैं होत्र, राइट। कौन होते हैं? होत्र, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला आगे डिस्कस करें तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आर्यों की राजनीतिक प्रणाली
व इतिहास। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर जो है वो आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और उनके इतिहास का वर्णन जो है वो किया गया है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट आप लिखेंगे। इसमें आपने देखा था कि इसके अंदर टोटल कितने मंडल हैं, टोटल 10 मंडल हैं। तो इसमें हम महत्वपूर्ण मंडलों की बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण मंडल कौन कौन से हैं ऋग्वेद के अंदर, राइट, क्लियर है। तो इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, तीसरा मंडल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आठवां मंडल जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नौवां मंडल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और कौन सा है, 10वां मंडल यहाँ पर जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तीसरे मंडल में क्यों इंपॉर्टेंट है तीसरा मंडल, क्योंकि तीसरे मंडल के अंदर आपको जो है वो गायत्री मंत्र देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और गायत्री मंत्र के रचयिता आपको पता है कौन है, गायत्री मंत्र के रचयिता जो है वो है आपके विश्वामित्र जी। कौन है इसके रचयिता, विश्वामित्र जी जो है वो इसके रचयिता है। ठीक है, क्लियर। आठवें मंडल की अगर बात करें तो आठवें मंडल में जो है वो खिल है। क्या है, खिल, राइट, याद रखना है। नौवें मंडल की हम बात करें तो नौवां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को समर्पित, राइट। और 10th की बात करें तो इसके अंदर जो है वो पुरुष सूक्त का वर्णन है। पुरुष सूक्त का वर्णन, या फिर आप यूं बोल दीजिए 4 वर्णों का जिक्र किसके अंदर देखने के लिए मिलता है, वो 10वें मंडल के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए यहाँ पर ये 4 वर्ण हैं, इनको थोड़ा अंडरलाइन करिए और उनके उनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लिया। यहाँ पर हम 4 वर्ण की बात कर लेते हैं, राइट। 4 वर्ण, ये 4 वर्ण हैं कौन कौन से, उनको देखिए जरा। देखिए सबसे पहला जो वर्ण रहेगा वो रहेगा आपका क्षत्रिय, सॉरी, सबसे पहला जो वर्ण रहेगा वो रहेगा आपका ब्राह्मण, राइट। कौन सा रहेगा, ब्राह्मण। दूसरा जो वर्ण रहेगा वो रहेगा आपका क्षत्रिय, राइट। तीसरा जो वर्ण रहेगा वो रहेगा आपका वैश्य। और फोर्थ जो हमारा वर्ण रहेगा वो रहेगा हमारा शूद्र, राइट। तो इस प्रकार से आपको 4 वर्ण यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप एक नोट जरूर याद रखेंगे। ठीक है, नोट क्या याद रखेंगे, वर्ण व्यवस्था जो थी, वर्ण व्यवस्था जो कि आपने ऊपर साइड देखी है, ये जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म आधारित है। कैसी है, कर्म आधारित, राइट, क्लियर। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो जिसका जैसा कर्म वैसा उनका वर्ण, राइट, क्लियर है। तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं, इतने से ही क्वेश्चन बनेगा, बनता है, तो ज़्यादा ब्रीफ में और डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो फिर आगे चलते हैं। हम अगला वेद डिस्कस कर लेते हैं। अगला वेद हमारा कौन सा है, सामवेद, राइट। सो सामवेद के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे आप। लिखिए, गाया जाने वाला वेद, गाया जाने वाला वेद, राइट। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे आप, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे संगीत का जनक, राइट। कैसे, क्या लिखेंगे आप, संगीत का जनक, राइट। थर्ड पॉइंट आप क्या लिखेंगे, पाठकर्ता। इसका जो पाठ करता है वो कौन होगा, इसका जो पाठ करता है वो होगा उद्रात, राइट। क्यों, क्या होगा, उद्रात जो है वो इनके पाठकर्ता कहलाएंगे। क्लियर है। चलिए तो फिर अगले पे चलते हैं और यजुर्वेद की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, यजुर्वेद की हम जो है वो बात कर लेते हैं, राइट।
तो यजुर्वेद के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे आप। और सबसे पहला जो पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यजुर्वेद के जो क्या, इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, लिखिए गद्य व पद। गद्य व पद दोनों में लिखित, राइट। इसमें गद्य और पद दोनों में लिखित है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप, क्या, दो भाग हैं इसके। दो भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला भाग जो है वो है आपका कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। और सेकंड जो पार्ट है वो है आपका शुक्ल यजुर्वेद। क्लियर है, ये आपने लिख दिया, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो रहेगा इसका वो रहेगा, लिखिए वैदिक कर्म कांडों का, वैदिक कर्म कांडों का संकलन, राइट। क्या है, वैदिक कर्म कांडों का संकलन, ठीक है। क्लियर, ये यजुर्वेद के बारे में हो गया। आइए अथर्ववेद के बारे में जान लेते हैं। लिखिए जरा, हेडिंग लिखेंगे आप अथर्ववेद, ठीक है। और इसके बारे में आप लिखना स्टार्ट करेंगे, राइट। अथर्ववेद के बारे में सबसे पहला पॉइंट तो यही रहेगा, नया वेद, राइट। कैसा वेद है ये, नया वेद है। सेकेंड जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा इसमें, आप लिखिए जादू टोना, वशीकरण, औषधि, अनुसंधान, तंत्र मंत्र, अंधविश्वास जैसी चीजें जो हैं आपको अथर्ववेद के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा आपको, दो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, एक है आपका सभा और एक है कौन सी, समिति। क्लियर, एक क्या है सभा और एक क्या है आपकी समिति। इन दोनों को जो है, सभा और समिति को जो है वो प्रजापति की पुत्री कहा गया है, प्रजापति की पुत्री, राइट। क्या बोला गया इनको, प्रजापति की पुत्री बोला गया है, ठीक है। क्लियर, इसके अलावा अथर्ववेद जो इसका नाम है, अथर्ववेद जो चौथा वेद है, इसका अथर्ववेद नाम कैसे पड़ा, तो यहाँ पे लिखिए अथर्वा ऋषि द्वारा लिखित, राइट। क्लियर, चलिए तो ये हमने चार वेद डिस्कस कर लिए। यहाँ से जो जो फैक्ट आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उनको यहाँ पर कंसीडर कर लिया है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया है। तो आगे चलते हैं और अब हम बात कर लेते हैं उपनिषद को लेकर, राइट। सो अब हम उपनिषद डिस्कस करेंगे। तो आप लिखिए उपनिषद, हेडिंग लिखेंगे आप और इसके बारे में आप लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए उपनिषद का अगर हम अर्थ देखना चाहें कि उपनिषद का अर्थ एक्चुअल में होता क्या है, तो अर्थ आप लिखेंगे, इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना, राइट। ये उपनिषद का अर्थ होता है। अगर हम उपनिषद की संख्या की बात कर लें साथियों, कि उपनिषद की संख्या कितनी होती है, तो उपनिषद की संख्या होती है 108, राइट। और अगर हम इसके राष्ट्रीय, यहाँ आप देखेंगे अब उपनिषद में एक आपने वाक्य सुना होगा, राष्ट्रीय वाक्य है हमारा, राष्ट्रीय वाक्य है ये कौन सा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। राष्ट्र, हमारे भारत का राष्ट्रीय वाक्य आपने सुना भी होगा, सत्यमेव जयते। ये जो वाक्य है ना, ये कहाँ से लिया गया है, ये किस उपनिषद से लिया गया है, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो ये जो वाक्य है ना साथियों, ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से, राइट। किससे लिया गया है, ये मुंडक उपनिषद से इसको जो है वो लिया गया है।
क्लियर। इसके अलावा एक और पॉइंट है जो आप नोट बनाकर लिख सकते हैं। नोट क्या है, लिखिए, उपनिषद भारतीय दार्शनिकता के, भारतीय दार्शनिकता के प्रमुख स्रोत हैं, प्रमुख स्रोत हैं, राइट। ये आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए आगे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, थोड़ा सा वेदांग के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं, वेदांग के बारे में बात कर लेते हैं, राइट। तो देखिए वेदांग की अगर हम संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 6। वेदांग जरूरी क्यों है, ठीक है, तो इस पे बात करते हैं। तो लिखिए, वेदों को समझने के लिए, समझने के लिए जो है वो किसकी जरूरत पड़ती है, वेदांगों की जरूरत पड़ती है, राइट। क्लियर है। अब ये जो वेदांग है वो 6 है। कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। 6 वेदांग हैं, इनको जरा देख लेते हैं। सबसे पहले शिक्षा, राइट। दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठवा ज्योतिष। इस प्रकार से आप देखेंगे तो टोटल जो है वो 6 वेदांग है, राइट। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ठीक है। इनके डिस्कशन की जरूरत है नहीं कि शिक्षा किस लिए जरूरी है, कल्प किस लिए जरूरी है। इनसे ज्यादा प्रश्न नहीं आते, सीधा प्रश्न आता है 6 वेदांग कौन कौन से हैं, उनके नाम आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर। चलिए आगे चले हम। आगे हम बात कर लेते हैं पुराणों के बारे में, राइट। किसके बारे में बात कर लेते हैं, पुराण। क्लियर। तो पुराण के बारे में लिखिए जरा। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे आप, ऐतिहासिक कथा संग्रह, ऐतिहासिक कथा संग्रह, राइट। इसके अलावा इसके अगर हम रचयिता की बात करें कि पुराणों के रचयिता कौन है, पुराणों के जो रचयिता हैं साथियों वो हैं आपके लोमहर्ष, लोमहर्ष व उग्र प्रवा। ये जो है वो पुराणों के कौन है, रचयिता है, राइट। क्लियर है। चलिए आगे हम अगर हम पुराणों की संख्या की बात करें कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या है 18, राइट। इनमें 18 के 18 आपको याद नहीं रखना है। इसमें सिर्फ आपको 2 पुराणों के नाम स्पेशली याद रखना है। 2 कौन कौन से हैं, एक तो हो जाएगा आपका मत्स्य पुराण, राइट। कौन सा पुराण हो जाएगा, मत्स्य पुराण हो जाएगा। और एक हो जाएगा आपका विष्णु पुराण। इनको स्पेशली आप याद रखेंगे। बाकी और क्या क्या चीजें याद रखनी है उनके बारे में भी हम आपको बताते हैं। मत्स्य पुराण की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे पुराना पुराण है, सबसे पुराना पुराण है ये, राइट। जबकि हम विष्णु पुराण की बात करते हैं तो ये जो है वो नया पुराण है। इन 2 पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। क्लियर है। चलिए आगे हम बात करें साथियों, तो इनके जो पुराणों के जो पाठकर्ता होते हैं वो कौन होते हैं, तो इनके जो पाठकर्ता होते हैं वो मंदिर के पुजारी होते हैं, राइट। कौन होते हैं, मंदिर के पुजारी होते हैं। क्लियर। इनमें एक चीज आपको याद रखना है कि स्त्री और कौन, शूद्र। स्त्री और जो शूद्र है इनको जो है वो पाठ करने की अनुमति नहीं है, राइट। सो ये पॉइंट आप याद रखें। कई बार ये पूछा जाता है कि क्या पुराणों पुराणों का जो पाठन है वो पाठ जो है वो स्त्री और शूद्र कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं कर सकते, इसकी इजाजत पुराणों में नहीं है, ठीक है। क्लियर।
भाषा की अगर हम बात करें कि पुराणों की भाषा क्या है, तो पुराणों की भाषा है आपकी संस्कृत। राइट, क्या है पुराणों की भाषा? पुराणों की भाषा है संस्कृत। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, उम्मीद है। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ तक आपको उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। और आपने साथ ही साथ नोट भी अपना बनाया होगा। राइट, अपने बिल्कुल साथ में नोट बनाते चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपका नोट बनना चाहिए। राइट, और आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। क्लियर? और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।